देवर रोज अपनी बीवी से झगड़ा करके उसे घर से निकाल देता। रोज रोज की टेंशन से मैं भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देवरानी लड़कर मैके गई तो मैंने खामोशी से देवरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में चली गई। उस रात मेरे तो होश उड़ गए। तब पता चला कि देवरानी आखिर क्यों। मेरा नाम फिजा है। शादी को 6 साल हो गए थे। 3 बच्चे थे। ससुराल वालों के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे बहू समझने के बजाय बेटी बनाकर रखा हुआ था। यही वजह थी कि मैं भी दिल से उनकी खिदमत करती थी। मगर लोग कहते थे कि मैं अपने ससुराल की पहली बहू हूं, इसीलिए वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। जब दूसरी बहू आएगी तो लग पता जाएगा। मैं खामोशी से सुनकर नजरअंदाज कर देती। घर में एक देवर था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। सास ससुर उसके पीछे पड़े रहते थे, बेटा तुम भी अब जल्दी से शादी कर लो, हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, आज है तो कल नहीं। मगर देवर के कान पर जूं तक ना रेंगती। वक्त गुजरता गया। आखिर सास ससुर ने एक रोज खुद ही लड़की देखी और देवर की बात पक्की कर दी और फिर 3 महीने के बाद उसको दुल्हन बनाकर घर ले आए। लड़की खूबसूरत थी, इसीलिए बीवी के आते ही देवर थोड़ा सुधर भी गया। कुछ हफ्ते तो बहुत अच्छे गुजर गए, मगर इसके बाद न जाने क्यों जल्द ही देवर का दिल भर गया। आए रोज दोनों में तकरार होने लगी और फिर बात कमरे से निकलकर सहन तक पहुंच गई। दिन ब दिन देवर हाथ उठाने लगा और उसकी बीवी बर्तन तोड़ने लगी। बात बात पर उसे मारता और उसकी बीवी उन सब से तंग आकर मायके का रुख करती। सास ससुर को तो नई बहू से कोई शिकायत नहीं थी, मगर बेटे को वो नापसंद थी, इसीलिए दोनों मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती थी। बीवी रूठ कर मायके जाती तो देवर कहता था इसे वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही गई है, इसीलिए खुद ही आ जाएगी। मगर मेरे सास ससुर चाहते थे कि उसका घर बसा रहे, इसीलिए बेटे के मना करने के बावजूद बहू के मायके चले जाते और बेटे की तरफ से माफी मांगकर उसकी मिन्नत समाजत करके उसे वापस ले आते। देवरानी भी अपना घर खराब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए सास ससुर को देखकर झगड़ा खत्म कर देती और फिर से अपने घर आ जाती थी। उसकी बस एक ही आदत थी कि वो हर वक्त बन सवर कर रहती और अपनी खूबसूरती को वो 4 चांद लगा कर रखती थी। मेरा शौहर भी मेरे देवर को समझाता था तो वो कुछ दिन के लिए ठंडा हो जाता और इसके साथ बेहतर तरीके से रहने लग जाता। मगर शायद वो पुराने जहन का मालिक था जो बीवी का बनाव सिंगार पसंद नहीं करता था। 4 दिन ठीक गुजरते और अगले रोज फिर उनका झगड़ा हो जाता और वो फिर से अपनी बीवी को घर से निकाल देता। उसकी बीवी फिर से मायके चली जाती और मेरे ससुराल वाले परेशान हो जाते कि आखिर उनके बेटे को क्या हो गया है और वो ऐसा क्यों करता है। मेरी सास को तो शक होने लगा था कि जरूर मेरे बेटे पर किसी ने अमल करा दिया है ताकि उसका घर न बसे। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके बेटे पर जादू करे। लेकिन मेरी सास को पक्का यकीन हो गया था कि जवान बेटे के और बहू का घर नहीं बसने दे रहा कोई तो है। उनको लगता था कि जरूर उनका कोई दुश्मन है जो उनके बच्चों का घर खराब कर रहा है। मैंने अपनी सास को बड़ा समझाया कि किसी को क्या पड़ी है कि वो इन दोनों पर जादू करा दे, और अगर आपका कोई दुश्मन है भी तो उसने हम दोनों मियाँ बीवी पर क्यों नहीं करवाया, हम भी तो आपके बहू बेटा हैं। मगर ये जादू वाली बात मेरी सास के दिल में बैठ गई और मजबूरन उनको एक बुजुर्ग बाबा के पास जाना ही पड़ा। हालांकि मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, मगर मैं ये सोचकर उनके साथ चली गई कि मेरी सास ये न समझे कि मैं जानबूझकर उनके साथ नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा कि ये इल्जाम कहीं मुझ पर ही ना आ जाए कि मैं अपनी देवरानी के बीच लड़ाइयां करा रही हूँ और उन दोनों का घर नहीं बसने दे रही। इसीलिए मैं अपनी सास के साथ एक मशहूर बाबा जी के पास पहुंच गई, जिनकी इज्जत हर छोटा बड़ा उनके किरदार की वजह से करता था, जो सोमो सलात के पाबंद थे। बारिश दाढ़ी नूरानी चेहरा देखने वाला खुद उनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सकता। बाबा जी के पास पहुंचकर हमने अपना मसला बताया और देवर के बारे में पूछा। कुछ देर तो बाबा जी खामोश रहे और फिर कहने लगे, तुम्हारा देवर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, यही वजह है कि दोनों के बीच आए रोज झगड़ा होता है। ये सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा जो बेचारी चुप कर गई। मैं तो अपनी सास से पहले ही कह रही थी कि आपका बेटा अभी शादी करना ही नहीं चाहता, मगर आप लोगों ने उसकी शादी जबरदस्ती करा दी, इसीलिए अब आपको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। बाबा जी सास को दम किया हुआ पानी देने लगे और कहा कि दोनों को थोड़ा थोड़ा रोज पानी पिला देना, बाकी अल्लाह से दुआ करना। इसके बाद हम लोग घर आ गए।
मेरी सास बेचारी तो कई दिनों तक बहू बेटे को बाबा जी का दम किया हुआ पानी पिलाती रही, और कुछ दिनों तक तो उन दोनों ने प्यार मोहब्बत में काट भी लिए, मगर जब बाबा जी का दिया हुआ पानी खत्म हुआ तो फिर से उनके बीच लड़ाइयां शुरू हो गई, और मेरी सास बेचारी फिर से उन दोनों की वजह से परेशान सी हो गई। यूं लड़ते लड़ते कई दिन गुजर गए और उन दोनों में से किसी ने हार न मानी, क्योंकि मेरा देवर मारने से बाज ना आता जबकि उसकी बीवी मायके जाने से बाज ना आती। दोनों ही जिद के पक्के थे, लेकिन इन सब में मेरे बेचारे ससुराल वाले पिस रहे थे, क्योंकि वो बेचारे उन दोनों को समझा समझा कर थक गए थे। मेरे ससुर ने तो कह दिया था कि बेटे को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि ये जब थक जाएगा तो खुद ही सुधर जाएगा, मगर मेरी सास बेचारी से बेटे की हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मेरी सास उसे उसके हाल पर छोड़ नहीं सकती थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मेरा देवर गुस्से का बहुत तेज था। लड़ाई झगड़े के वक्त जो सामने नजर आता अपनी बीवी को दे मारता। लड़ाई झगड़े के दौरान उसने अपनी बीवी को कई जख्म दिए थे और वो बेचारी कई बार अस्पताल गई थी। इसीलिए मेरी सास डरती थी कि कहीं मेरा देवर अपनी बीवी को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा बैठे। और फिर चंद दिनों के बाद ऐसा हो भी गया, जिसका मेरी सास को डर था। ये उस दिन की बात थी जब मेरे छोटे बेटे को बुखार था और मैं अपनी सास से कहने लगी कि आप मेरे साथ अस्पताल चलें। ये सुनकर मेरी सास अस्पताल चल पड़ी, जबकि उसी वक्त मेरी देवरानी आटा गूंदकर तंदूर जलाने जा रही थी। घर में एक बड़ा सा तंदूर था। जब मेहमान ज्यादा आ जाते तो फिर सबको तंदूर की रोटी बनाकर पेश की जाती। हम सब घर वालों को भी तंदूर की रोटी बहुत पसंद थी, इसीलिए हम अक्सर घर में मौजूद तंदूर को जला लेते थे। उस दिन भी मेरी देवरानी तंदूर पर रोटी पकाने वाली थी। यूं तो मेरे देवर की बीवी थोड़ी जबान की तेज थी, मगर उसने मेरे साथ कभी लड़ाई नहीं की और ना ही घर के कामों पर मुझसे कभी लड़ाई की। मैं जो काम करने का कहती वो फौरन कर देती। आज मुझे डॉक्टर के पास जाता देखकर वो खुद ही रोटियां पकाने लग गई। मैं और मेरी सास डॉक्टर के पास चले गए और हमें वहां से आने में आधा घंटा लग गया। हम वहां से वापस आए तो घर में मेरे देवर की बीवी नहीं थी। मैंने तंदूर की तरफ देखा तो वो ढका हुआ था। इसका मतलब था कि मेरी देवरानी रोटियां पकाकर अंदर चली गई थी। मगर जब मैंने बावर्ची खाने में झांका तो वहां तो गूंदा हुआ आटा वैसे का वैसा पड़ा था। ये देखकर मुझे हैरत हुई और मैं अपनी देवरानी को तलाश करने लगी, जो कि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी सास को भी कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वो अपनी बहू को आवाजें देने लगी। ये सुनकर मेरा देवर अंदर से निकला और कहने लगा, वो घर से भाग गई है, आज मेरी उससे जान छूट गई है। ये कहकर वो पलटा और फिर अपने कमरे में चला गया। बेटी की बात सुनकर मेरी सास को दौरा पड़ गया, जबकि मेरी भी जान निकलने लगी कि मेरी देवरानी रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर घर ही छोड़कर चली गई। मैं फौरन अंदर गई और अपनी देवरानी के मायके कॉल की। वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा कि उनकी बेटी घर ही नहीं आई और न ही उसने आज कोई कॉल की है। ये सुनकर मैंने मोबाइल बंद कर दिया। तब तक मेरा ससुर डॉक्टर को ले आया और वो मेरी सास को होश में लाने की कोशिश करने लगा, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में ही बैठा रहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में कमरे में गई और कहा, तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है और तुम यहाँ मजे से टीवी देख रहे हो। मैंने अपने देवर को गैरत दिलाने की कोशिश की, मगर वो कहने लगा, भाभी मैं क्यों उसके पीछे जाऊं जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती थी। मेरी तो जान छूट गई है, मैं अब अपनी पसंद की बीवी लाऊंगा। अपने देवर की ये बात सुनकर मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने देवर को थप्पड़ मार दूं, क्योंकि ये बड़ा बेहिस मर्द था, अपनी बीवी की परवाह ही नहीं थी। मैंने अपने देवर को उसके हाल पर छोड़ा और बाहर आ गई। ये तो अपनी बीवी को मार देना चाहता था, घर से भाग जाने पर तो ये खुशी होगा। ये सोचते सोचते मैं तंदूर के पास से गुजरी तो मुझे यूं लगा जैसे तंदूर के अंदर कोई गोश्त भून रहा था। चूंकि तंदूर ढका हुआ था इसीलिए बदबू कम आ रही थी, मगर करीब जाने पर मुझे लगा कि जरूर तंदूर में कुछ जल रहा है। मेरे देवर को अपनी बीवी पसंद नहीं थी। कहीं मेरे देवर ने उसे तंदूर में डालकर जला तो नहीं दिया और हमें कह रहा हो कि वो घर से भाग गई है। ये ख्याल आते ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं तंदूर का ढक्कन उठाकर देख लेती। मुझे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं सच में देवर ने अपनी बीवी को तंदूर में न डाल दिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक तो वो बेचारी जल चुकी होगी। ये सोचते ही मुझे रोना आ गया। काश आज मैं डॉक्टर के पास ना जाती और ना ही मेरा देवर उसे मारता। मैं यही सोचकर टेंशन लेती रही और मेरा शौहर घर आया तो उसने अपनी माँ की फिक्र पड़ गई। शाम के वक्त मेरी सास को होश आया तो मैंने उसे सारी बात बताई, मगर वो कहने लगा, मेरा भाई बुरा जरूर है मगर इतना जालिम नहीं कि वो अपनी बीवी को जलते तंदूर में फेंक दे। मैं अभी थाने जाता हूँ और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता हूँ
ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو اور وہ میکے جانے کے بجائے باہر کہیں نکل گئی ہو اور راستے میں اسے کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ پہلے بھی تو اس بیچاری کے ساتھ تمہارا بھائی جھگڑا کرتا تھا اور وہ روٹ کر میکے چلی جاتی تھی، مگر تب تو اسے کسی نے اغوا نہیں کیا اور وہ صحیح سلامت اکیلی گھر پہنچ جاتی تھی، اور اس بار وہ گھر نہیں پہنچی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا بھائی کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اور اب آپ بھی اپنے بھائی کو پولیس سے بچا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بغیر کچھ دیکھے قیاس سرائیاں مت کرو، مجھے تھانے جانے دو اور میرے آنے تک ایسی باتیں کسی سے مت کرنا، اور نہ ہی میرے بھائی کو میرے گھر آنے تک باہر جانے دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ٹینشن سے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، دل کر رہا تھا کہ سارے گھر والوں کو سچ بتا دوں کہ میرے دیور نے اپنی معصوم اور شریف بیوی کو مار دیا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کا بھائی تھا، اور یہ بھی تھا کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، اسی لیے میں چپ چاپ اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران میرا کئی بار دل کیا کہ میں تندور کو کھول کر دیکھ لوں، مگر میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اگر واقعی تندور کے اندر میری دیورانی ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک پولیس والا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا، مجھے لگا کہ یہ پولیس والا یقیناً میرے دیور کو گرفتار کرنے آیا ہے، کیونکہ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں کھڑکی سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی اور اندر کی ساری گفتگو سننے لگی۔ دیور نے پولیس والے کو بھی یہی بیان دیا کہ میری بھابھی اور ماں گھر سے باہر تھیں جبکہ میں اندر سو رہا تھا، اسی لیے میری بیوی نے اچھا موقع دیکھا اور وہ گھر سے بھاگ گئی۔ میرے دیور نے پولیس والے کو 2-4 محلے داروں سے ملا دیا جنہوں نے گواہی دے دی کہ اس کی بیوی اس سے بہت لڑتی تھی اور اکثر وہ روٹ کر میکے جا بیٹھتی تھی۔ یہ سن کر پولیس والا مطمئن ہو گیا اور یوں جیل جانے سے بچ گیا، جبکہ دوسری طرف میری دیورانی کے مائکے والے مسلسل کال کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی کدھر ہے، ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی، ہماری اس سے بات کرواؤ۔ مگر میرے سسرال والوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور الٹا ان پر الزام لگا دیا کہ آپ لوگوں نے اسے چھپا رکھا ہے تاکہ ہمارے بیٹے کو جیل بھیج سکیں، اور یوں دونوں خاندانوں کے درمیان مزید بدمزگی پیدا ہو گئی اور وہ میری دیورانی کو تلاش کرنے کے بجائے آپس میں لڑنے لگے۔ یہاں میری ساس بیمار ہو چکی تھی جبکہ دیور سکون سے اپنی زندگی میں مگن تھا کیونکہ اس کی اپنی بیوی سے جان چھوٹ چکی تھی۔ میں بھی تھک ہار کر سو گئی۔ اگلے کچھ دن بستر سے اٹھنے کو بھی دل نہ کیا، مگر دیورانی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو ہمت کر کے اٹھی اور سوچا کہ ایک بار جا کر تندور کا ڈھکن اٹھا کر تو دیکھوں۔ تندور کا ڈھکن اٹھایا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اندر دیورانی تو نہ تھی، مگر نہ جانے اندر کیا چیز جلی ہوئی تھی، مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر سے ڈھکن دے کر تندور بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ اگر سچ میں دیور نے اپنی بیوی کو تندور میں جلا دیا ہے تو میں اس ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتی، مجھ کو اپنے دیور کو جیل بھیجوانا ہی پڑے گا۔ اب مجھ کو ثبوت تلاش کرنے تھے۔ کچھ دن بعد شوہر کو ضروری کام سے دوسرے شہر جانا تھا، میں بھی ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ شوہر صبح سویرے گھر سے روانہ ہو گیا۔ جو میں رات کی رات تھی، رات ہوئی تو میں نے ساس سسر کو کھانا کھلایا اور پھر بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بجے تو میں خاموشی سے دیورانی کے کپڑے پہن کر اس کا سوٹ اسی شام میں نے پہلے ہی اس کی الماری سے نکال کر رکھ لیا تھا، لہٰذا وہ میں نے پہن لیا۔ دیورانی کے کپڑے پہن کر میں نے اس کا پرفیوم لگایا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر سے دوپٹہ آگے تک لٹکا لیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھ کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا بیٹھا اور زور سے چیخا، تم زندہ ہو؟ میں نے جھٹ سے چہرے سے دوپٹہ اٹھا دیا تو مجھ کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ بھابھی آپ اور ان کپڑوں میں؟ میں نے کہا ہاں، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ مجھے سچ بتا دو۔ یہ سن کر وہ مجھے اس دن والا واقعہ بتانے لگا۔ جس دن آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس گیا اس دن میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا۔ میں نے اس کو روٹی بنانے کا کہا تو وہ آگے سے زبان چلانے لگی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کو تندور میں دھکا دے دیا اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں واپس آیا تو میں نے تندور میں جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی چیز جلی ہوئی تھی۔ میں نے ڈھکن دے کر تندور بند کر دیا۔ یہ سب سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سچ میں اس کی بیوی جل کر مر چکی تھی۔ دیور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ بھابھی پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دیں ورنہ مجھے ساری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز شوہر گھر آیا تو رہ رہ کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ دل کرتا تھا کہ سارے محلے والے اکٹھے کر کے سب کے سامنے راز افشا کر دوں، مگر ساس سسر کی شکل دیکھتی تو دل موم ہو جاتا۔ ساس بیچاری تو پہلے ہی دل کی مریضہ تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا جا رہا تھا۔
1 महीना ऐसे ही गुजर गया। एक रोज दरवाजे पर बेल हुई तो पोस्टमैन था। उससे लिफाफा पकड़कर मैं अंदर आ गई। देखा तो उस पर देवर का नाम लिखा था। मैंने देवर को पकड़ाया तो कहने लगा, भाभी आप खुद ही खोल कर देख लें। मैंने लिफाफा खोला तो मेरे होश उड़ गए, दिल से मनोबोझ उतर गया। वो खुलानामा था जो देवरानी की तरफ से भेजा गया था। वो देखकर देवर भी हक्का बक्का रह गया। मैंने शुक्र अदा किया कि जो भी था कम से कम वो जिंदा तो थी, वरना मैं तो रोज मरती और रोज जीती थी। कुछ दिन बाद सास ससुर और मेरे शौहर ने मिलकर फैसला किया कि उन दोनों के लिए यही बेहतर है कि दोनों अपने रास्ते जुदा कर लें, वरना कुछ बाद नहीं कि देवर कोई और हद पार कर जाए। देवर ने तलाकनामा उसके पते पर भिजवा दिया, मगर एक बात पर मैं अब भी हैरान थी कि अगर देवरानी तंदूर में नहीं गिरी थी तो फिर तंदूर में उसका जला हुआ सूट कैसे था? ये बात अब भी मुअम्मा बनी हुई थी। कुछ माह बाद देवर ने अपनी पसंद की लड़की तलाश कर ली। हमें भी कोई एतराज न था। मैं एक बार फिर से शादी की तैयारियों में लग गई। एक बार बाजार गई तो कपड़ों की मार्केट में मेरी अपनी देवरानी से मुलाकात हुई। मैंने उससे इस वाक़े के बारे में पूछा तो बताने लगी कि देवर ने जब उसको तंदूर में धक्का दिया तो उस वक्त खुशकिस्मती से तंदूर जल नहीं रहा था। देवर उसको धक्का देकर घर से बाहर निकल गया। देवरानी थोड़ा जख्मी तो हुई मगर बाहर निकल आई, और बाहर निकलकर उसने तंदूर जलाया और उसमें गोश्त फेंका और अपना एक सूट भी जला दिया ताकि सब समझ जाएं कि मेरे शौहर ने मुझे तंदूर में फेंककर जला दिया है, और खुद भागकर अपनी सहेली के घर चली गई। कुछ दिन सहेली के घर रही और फिर अपने मायके चली गई। उसके माँ बाप को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसकी कहानी सुनकर मैं तो घर आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था, वरना देवर जेल में सड़ता, सास गम से पागल हो जाती और मोहल्ले में बदनामी अलग होती। सास ससुर की न जाने कौन सी नेकी काम आ गई जो अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी आफत से बचा लिया। सच है, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है।